जो पहले इस कक्षा में आते थे छात्र छात्राएं, उनमें से कौन कौन नहीं आया है आज? अच्छा, तो उनसे बात हुई? अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा आने के लिए आज कक्षा में? नहीं, और लोगों ने? ठीक है, तो इसका मतलब अपने आप समय के अनुसार जुड़ जाएंगे। तो करते हैं प्रारंभ। प्रारंभे वारत्रयम् ओङ्कारस्य ध्वनिः, तदनन्तरम् एकः मन्त्रः अस्ति। तं मन्त्रम् अहमेव वदिष्यामि, अन्ये श्रोष्यन्ति। तदनन्तरं वयं कक्षायाः अन्यानि कार्याणि कुर्मः। परञ्च ओङ्कारस्य ध्वनिः अस्माभिः मिलित्वा एव करणीयः। मिलके हम कर लेंगे ओंकार की ध्वनि को। ओङ्कारश्चापि शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिका बुभौ। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। ततस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समीचीनं, सर्वेषां स्वागतमस्ति अत्र कक्षायां भवतां भवतीनां। पिछली कक्षा में हमने जो कुछ पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और लगभग हमारा प्रथम अभ्यास पूरा हो गया था। उसके विषय में किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी मुझे लगता है सबके पास उपलब्ध होगी, अगर नहीं है तो उपलब्ध कर लेंगे, क्योंकि यही हमारा आधारभूत ग्रंथ है। हम यहाँ से ही संस्कृत का अध्ययन शुरू करते हैं। यद्यपि अन्य उपकरणों का भी प्रयोग किया जाएगा, अन्य धरातल भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, या फिर यूं कहें कि अन्य उपायों के द्वारा भी अध्ययन करेंगे, परंतु अभी प्रारंभ में यह पुस्तक प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी समझने में भी सरल है, और आधारभूत ज्ञान भी है इसमें, इसलिए इसको हमने रखा था। तो इसमें प्रथम अभ्यास की चर्चा लगभग हो चुकी थी। फिर भी अगर कुछ इसमें जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। किसी को भी प्रथम अभ्यास में, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास में कोई भी प्रश्न है, समस्या है तो बता सकते हैं, अन्यथा फिर हम द्वितीय अभ्यास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। या फिर अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो परीक्षा कर लेंगे, जिससे कि कल को, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल को आपको भी इस अभ्यास को पढ़ाना है। तो अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आप प्रथम अभ्यास समझ चुके हैं, अथवा यूं समझेंगे कि कुछ भी नहीं आता है। तो सबके पास प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है? एक एक करके बताएंगे।
नहीं नहीं सर जी। ग्रुप में प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास का फोटो भेज दीजिए, दोनों ही भागों का, सैद्धांतिक भाग का भी और प्रायोगिक भाग का भी, जिससे कि सबके पास उसकी प्राप्ति हो जाए। और अन्य दिनेश जी प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। अस्ति जी जी प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी सद्यः जी है गुरु जी। पुरतः स्यादस्माकं। अपने पास है ना सामने? सामने नहीं, पीडीएफ में है गुरु जी। ठीक है, पीडीएफ भी चलेगा, परंतु कोशिश करेंगे सभी की पीडीएफ तो काम चलाने के लिए है, परंतु हमारे पास पुस्तक उपलब्ध रहे। इस कक्षा का तात्पर्य केवल सिखाना नहीं है, इस कक्षा का तात्पर्य आपके द्वारा सिखाना नहीं है। मतलब अगर आप सबके पास यह ग्रंथ अपने अपने निवास स्थान पर उपलब्ध रहेगा, तो कोई आपके पास जिज्ञासा लेकर के आता है तो आप उसको कुछ बताने के लिए अपने पास अध्यापन सामग्री उपलब्ध रखते हैं या निर्देश सामग्री उपलब्ध रखते हैं। इस कारण से इस पुस्तक को हमें सबको अपने पास, अगर रूम में रहते हैं तो रूम पे रखना है, घर में रहते हैं तो घर पे रखना है, जहां भी हम हों हमारे पास प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी होनी चाहिए। यही हमारा प्राथमिक कार्य है, क्योंकि हम संस्कृतज्ञ हैं और हम सब के पास इस पुस्तक को अधिक से अधिक समय होना चाहिए। अगर हम महाविद्यालय में हैं तो महाविद्यालय में भी हमारे पास यह ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि इस कक्षा के माध्यम से बाद में इस आधार पर हमारे द्वारा, वैदिक गण के द्वारा आप सबको प्रशिक्षित करके यूजीसी से प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना है और प्रमाण पत्रों की श्रृंखला उपलब्ध करवानी है, जो कि सामान्य रूप से उपलब्ध होना मुश्किल होता है। उसको इस धरातल पर आप सबके लिए उपलब्ध करवाना हमारा कार्य है, हम सब का कार्य है। इसलिए भी पुस्तक हमारे पास होनी चाहिए। हमें इस पुस्तक में हर प्रकार से पढ़ने पढ़ाने में दक्ष होना है, और यही भारत सरकार, यूजीसी, नेक इत्यादि संस्थाओं का मार्गदर्शन है। एक अध्यापक होने के नाते, आचार्य होने के नाते एवं संस्कृत का छात्र होने के नाते हमें यह जानकारी भी होनी चाहिए और इसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। इसलिए सबके पास यह ग्रंथ हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जिनके पास नहीं है, कहीं उपलब्धि नहीं हो पा रही है, आसपास पुस्तक की दुकान नहीं है, तो श्री देशराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं और ग्रंथ उपलब्ध कर सकते हैं। अस्तु। अब मुझे लगता है अभी तक इसका चित्र सबके पास आ चुका होगा, तो जिनके पास ग्रंथ है उनको शुभकामनाएं, जिनके पास नहीं है वे पीडीएफ के माध्यम से या फिर फोटो भेज दिया उसके माध्यम से करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप में से कोई एक छात्र या छात्रा इस अभ्यास को पढ़ेंगे, देख करके पढ़ेंगे। नहीं, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। जहां संशय उत्पन्न हो वहां रुक जाना है, पूछना है, चर्चा करनी है। क्योंकि इन कक्षाओं का उद्देश्य केवल व्याख्यान दे देना मात्र नहीं है, हमें एक एक शब्द को सीखते हुए और सिखाते हुए चलना है।
अतः पढ़ना जरूरी है। जब भी आप कहीं प्रशिक्षण का कार्य करेंगे, वहां आपको पढ़ना ही पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा, दो ही काम है। तो इसलिए पहले हमें पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के बाद फिर पढ़ाएंगे। तो कोई एक छात्र या छात्रा इसको पढ़ना शुरू करें, दिनेश को छोड़ करके, और श्रीवत्स देशराज जी को छोड़ करके कोई भी पढ़ सकता है। हाँ जी। हाँ जी। सह क सह वह तौ वे दोनों ते वे सब कह कौन रामः राम ईश्वरः ईश्वर बालकः बालक हाँ, रुकेंगे। ईश्वरः, ईश्वरः ईश्वरः ईश्वर बालकः बालक मनुष्यः मनुष्य नृपः राजा विद्यालयः विद्यालय ग्रामः गांव ख भू होना रुकेंगे पठ रुकेंगे 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 रुकेंगे। विद्यालयः, विद्यालयः विद्यालयः, विद्यालयः ग्रामः गांव ख भू होना पठ पढ़ना गम जाना हंस हंसना ग अत्र यहाँ तत्र वहाँ यत्र जहाँ कुत्र कहाँ किम क्या सूचना शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर ले। आगे भी शब्दकोश में क ख ग घ का यही अर्थ समझे। क संज्ञा या सर्वनाम शब्द। ख धातु या क्रिया शब्द। ग अव्यय या क्रिया विशेषण। घ विशेषण शब्द। क चिन्ह अर्थात लकीर। तक अर्थ का बोधक है, जैसे जैसे एक से 10 अर्थात 1 से 10 तक। राम ग्राम अर्थात ऊपर शब्दकोश में दिए राम से ग्राम तक सारे शब्द। ख रुकेंगे वत का अर्थ रुकेंगे यहाँ 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 राम के बाद जो आप कह रहे हैं राम ग्राम, उसमें बीच में लकीर शब्द बोलना जरूरी है। कैसे बोलेंगे? राम लकीर ग्राम। राम लकीर ग्राम अर्थात ऊपर शब्दकोश में दिए राम से ग्राम तक सारे शब्द। ख वत का अर्थ है तुल्य या सदृश।
जिस शब्द या धातु के यहाँ रुक तुल्य जाएंगे, अन्य यहाँ रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ रुक जाएंगे और जितना भी पढ़ा, क्या सबको समझ में आता है? कोई संदेह हो तो पूछ लेंगे। चित्र जो भी पढ़ा है उसके चित्र सभी ग्रुप्स में दिए जा चुके हैं। जैसे भी आप वहाँ आप देखेंगे कि लिंक, ये वहाँ लिंक्स उपलब्ध, सॉरी, इनके चित्र उपलब्ध रहेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और देख करके चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी पाठ्यांश पढ़ा गया है रिया के द्वारा, क्या सबको समझ में आ चुका है? हमें किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना है, क्योंकि आज यदि विषय कोई छूट गया तो कल को उसको दोबारा समझना यद्यपि हमारे द्वारा तो सुलभ रहेगा, परंतु सामान्य स्थिति में सबके लिए दोबारा उसको समझना कठिन ही हो जाता है। तो अभी हम पूर्ण रूप से समझते हुए ही चलेंगे और हमारी गति आप देख रहे होंगे बहुत धीमी है। हमें जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है पूर्ण समझ की, और पूर्ण समझ ही वास्तविक गति को प्रदान करती है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा छात्र या छात्रा है जिसको संदेह हो तो पूछें। रिया, आपको समझ में आ गया जो पढ़ा? हाँ जी गुरुजी, पर जो लकीर वाला था वो नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अन्य छात्र छात्राओं को ये लकीर वाला विषय समझ में आ गया? बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अभी सूचना में जो द्वितीय क्रमांक है, वहां क के बाद जो चिन्ह लिखा है, फिर जो लकीर का चिन्ह दिया है, उसके आगे अर्थात लिख करके जो लकीर शब्द लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दिनेश जी आप इसको स्पष्ट कर देंगे? जी गुरुजी, ये जो दूसरा सूचना का जो ये दूसरा नियम है या स्तर है, ये कह रहे हैं कि चिन्ह अर्थात लकीर तक अर्थ का बोधक है। ये जो लकीर इन्होंने दी है, ये अगर किसी शब्द के आगे है, ये दो शब्द के बीच में है, तो ये तक अर्थ का बोध कराएंगी। जैसे यहाँ इन्होंने दिया है ना, राम लकीर ग्राम, अर्थात राम से ग्राम तक। इसको हमने ऐसे समझना है कि राम से ग्राम तक जो शब्द है वो राम के तुल्य चलेंगे, या जो भी इसमें समझाया गया हो वैसे। तो शब्द कहाँ है ये भी बताना है, दिखाना है एक एक शब्द कहाँ है, राम से ग्राम तक शब्द कहाँ है? ऊपर शब्दकोश में हम देखेंगे, राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नृप, विद्यालय, ग्रामः। अब ये जो हाँ, राम, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ रुक राम, जाएंगे। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ ऊपर क भाग दिया है अभ्यास एक का सबसे ऊपर, जी और वहाँ शब्दकोश लिखा है और कोश के साथ 20 की संख्या लिखी है, उसके नीचे क भाग दिया है। तो दिनेश जी उस क भाग की बात कर रहे हैं, ये सभी समझ लेंगे। जी जी तो उसमें फिर आगे आप बताएं। ठीक है, जी। ठीक है, आगे। ये जो गुरुजी ऊपर शब्दकोश में 20 लिखा हुआ है, और ये बताना चाहता है कि प्रति अध्याय में 20 शब्द जोड़े गए हैं। और बहुत बढ़िया। उसमें
जो क भाग है वो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, और जो ख भाग है वो धातु या क्रिया शब्द होंगे, और जो ग भाग होगा वो अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द का होगा, और जो घ भाग होगा वो विशेषण शब्द का होगा। और जिस अध्याय में इनमें से कोई एक भाग अगर ना मिले तो वहां पर ये समझना चाहिए कि वो शब्द उस अध्याय में नहीं है। ये इन्होंने भूमिका में कह दिया है। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी गुरुजी। तो बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। जी, तो इन्होंने राम से ग्राम तक जो हमने शब्द पढ़े, अकारांत, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः, ग्रामः, यहाँ से लेकर ग्राम तक जो शब्द है वो वत का अर्थ तुल्य सदृश है। मतलब आगे बोलेंगे ये कि वो रामवत चलेंगे। यहाँ पर वत का अर्थ है तुल्य या सदृश, रामवत या ग्रामवत। जिस भी शब्द या धातु के पश्चात अगर वत शब्द का प्रयोग किया होगा तो वह हमने समझना है कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो आगे वाला जो धातु है या शब्द है ये रामवत चलेगा, या भूवत धातु है तो भूवत चलेगी। मतलब राम की तरह जी, या फिर भू की तरह। तरह। अब इसमें किसी को कोई संशय है तो पूछेंगे। इन्होंने यह लकीर वाला जो विषय था वह भी स्पष्ट कर दिया, अन्य 4-5 और विषय स्पष्ट कर दिए। तो ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हो चुका है। अब रिया, आपको समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे इसको आप। जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उसका संकेत वत लगाकर किया गया है। जैसे रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, भवितवत अर्थात भवती के तुल्य रूप चलेंगे। क रुकेंगे राम रुकेंगे रुकेंगे बेटिया, रुकेंगे। भवतीवत उच्चारण भी हमने साथ साथ ठीक करना है। कैसे बोलेंगे? भवती भवतीवत, भवतीवत भवतीवत। भवतीवत बहुत बढ़िया। अर्थात भू से हस धातु तक के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। नहीं, ये व्या, अच्छा, ये कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे आगे। व्या, व्याकरण लट परस्मैपद पद राम शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या देखो शब्द संख्या 1 राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के रूप भी चलाओ। लट का ठीक है, अर्थ अब है यहाँ तक रुकेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया? स्पष्टमस्ति? स्पष्ट है सबको? अगर नहीं है तो पूछ लेंगे, अगर स्पष्ट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अस्तु, पूछना पूछने का तात्पर्य है कि विषय स्पष्ट हो चुका है, आगे चलेंगे। लट का पढ़ें अर्थ है रिया? लट का अर्थ है वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति। इसी प्रकार पठ आदि के रूप भी बनाओ। लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है। गच्छति, गच्छतः आदि। नियम 1 कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है
अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। नियम 2, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। नियम 3, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। बहुत उदाहरण बढ़िया। यहाँ जो रुकेंगे बिटिया, यहाँ जो कर्म शब्द है उसका उच्चारण कैसे करेंगे? कर्म, कर्म, कर्म। कर्म। कुछ छात्र छात्राएं या हम भी कभी कर्म बोल देते हैं। यह जल्दबाजी के कारण हो जाता है या फिर विस्मृति के कारण हो जाता है। हमें स्मरण रखना है कि यहाँ पर रेफ या र बिना अच के है, रेफ के आगे म है, बीच में अ नहीं है। अतः इसको हम म के साथ जोड़ करके बोलेंगे, बीच में अ नहीं बोलेंगे। अगर हम कर्म बोल देते हैं तो र के बाद और म से पहले अ बोला जाता हुआ सुनाई दे रहा है, अतः उच्चारण अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि रे अर्थात र और म के बीच में अ की उपस्थिति का आभास भी ना हो श्रोता को, इस प्रकार से हम बोलें। तो जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है, कर्म, कर्म, कर्म। तो ठीक है बिटिया? हाँ जी। हाँ, तो आप भी इस प्रकार से उच्चारण करें। उच्चारण कीजिए रिया बेटा। कर्म, पुनः। कर्म। समीचीनम, अतीव शोभनम। अब यहाँ एक बार फिर से आप सबको पूछना उचित होगा कि प्रथम अभ्यास का यहाँ सैद्धांतिक भाग पूर्ण हो चुका है। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको आप पूछ लें। किसी का भी इस संबंध में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है। तो जिन भी छात्र छात्राओं को इस पुस्तक को प्रामाणिक प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए पढ़ना है, वे एक काम आज से ही करना शुरू कर देंगे कि प्रथम अभ्यास को या उसके सैद्धांतिक भाग को याद कर लिया जाए। वे उसको याद कर लें, क्योंकि जब हम प्रमाण पत्र प्रदान करने की बात करेंगे उसके विषय में यह बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी कि संबंधित अभ्यास या संबंधित पुस्तक के अभ्यास आपको याद हैं अथवा नहीं। यदि याद होंगे तभी आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए जो कुछ पाठ्यांश पढ़ा जाए उसको याद करते हुए आगे बढ़ें। कोशिश करनी है याद करने की। याद नहीं होता है तो उसका भी हमारे पास उपाय रहेगा, परंतु हमारा प्रथम कार्य है याद करने की कोशिश करना। बार बार कोशिश करने पर भी याद नहीं होगा तो हमारे पास उसका भी उपाय है। कैसे आप याद करेंगे, फिर इसके लिए हम अलग कक्षा में केवल याद करने के विषय में आपको बताएंगे और याद भी करवा देंगे साथ साथ। इस प्रकार से भी कोशिश की जा सकती है। तो परंतु पूर्व में आपको स्वयं यह प्रयास कर लेना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उदाहरण आगे वाक्य। पढ़ें बिटिया। उदाहरण वाक्य, वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वहाँ क्या हो रहा है। तत्र किम भवति, बालक वहाँ जाता है। बालकः तत्र गच्छति, वह मनुष्य हंसता है।
सः मनुष्यः हसति। संस्कृत रुकेंगे बनाओ। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। यहाँ जैसे तत्र किम भवति इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। कई बार जब हम उच्चारण करते हैं तो म अनुस्वार की तरह ना बोल करके हम म को पूरा ही बोल देते हैं। कैसे? तत्र किम भवति, तो ऐसा ना हो, तत्र किम भवति। दूसरा, जैसे पठति कहना है तो पठति इस प्रकार से ना कहा जाए, पठति इस प्रकार से कहें। इसके अतिरिक्त वह मनुष्य हंसता है, ना कि हंसता है। वह मनुष्य हंसता है, इस प्रकार से वाक्य रहेगा और अन्य ठीक है। आगे चलें। संस्कृत बनाओ। वह पढ़ता है। वह हंसता है। बालक पढ़ता है। राम गांव जाता है। बालक विद्यालय जाता है। राजा जा रहा है। वह मनुष्य कहाँ जाता है? वहाँ कौन पढ़ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? वह बालक हंसता है। वे दोनों रुकेंगे। अब यह जो संस्कृत बनाओ भाग है, प्रायोगिक पक्ष का, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास का जो प्रायोगिक भाग है, हम उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें द्वितीय भाग, उसका नाम है संस्कृत बनाओ, और उसमें भी क भाग के 10 वाक्य पढ़े जा चुके हैं। अब उनका अनुवाद बनाना है, तो फिर से उसको पढ़ेंगे और अनुवाद भी बनाएंगे। यदि अभी रिया आप रुक जाएंगे, यदि कोई और छात्र या छात्रा जो कार्य रिया कर रही थी उसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं। सर मैं करूं? हाँ, करेंगे। दो संस्कृत बनाओ क। पहला है वह पढ़ता है। सह पठति। बहुत बढ़िया। दो देखो बेटा, वह सह रुकेंगे रुकेंगे, सह पठती ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? सह सह पठति। पठति, सह पठति। सह पठति। हाँ, सह पठति। सह पठति। बोलिए। ठीक है, आगे चलेंगे। वह हंसता है। सह हसति। सह हसति। हस हाँ, हसति। बालक पढ़ता है। बालकः पठति। ती को दबाते नहीं है, पठति ऐसे नहीं बोलना है। सामान्य रूप से वैसे ही उच्चारण करना है जैसे पूर्व वर्णों का किया जा रहा है। कैसे करेंगे? बालकः पठति। पठति, बालकः पठति। बालकः पठति। राम गांव जाता है। रामः ग्रामं गच्छति। गच्छति। रामः ग्रामं गच्छति। 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 कैसे? हाँ, गच्छति। रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है, यह चौथा वाक्य है। संख्या भी बोलनी है, वाक्य संख्या भी बोलेंगे। पांचवा, बालक विद्यालय जाता है। बालकः विद्यालयं गच्छति। ठीक है।
छठा राजा जा रहा है। नृपः नृपः गच्छति। बहुत बढ़िया। यह यहाँ जो हम बोल रहे हैं छठा राजा जा रहा है, तो इसको तो कुछ परिवर्तित करना है बेटा। यदि हमने ये कह दिया छठा राजा जा रहा है, तो फिर ये समझ में आएगा कि यह जो छठा हम बोल रहे हैं यह भी वाक्य का हिस्सा है। यह वाक्य का हिस्सा ना हो करके वाक्य का संकेत है। तो या तो छठा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकें, या फिर कहें छठा वाक्य, फिर रुकें। ठीक है, तो अब 7वां वाक्य ऐसा बोल के फिर आगे कुछ विराम लें और उसके बाद वाक्य को पढ़ें। सप्तमः वाक्यः, वह मनुष्य कहाँ जाता है? नहीं, वाक्य शब्द नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए यह जो आपने कहा सप्तमः वाक्य, इसको हम सप्तमम वाक्यम ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा ही कहेंगे। सप्तमं वाक्यम, वह मनुष्य कहाँ जाता है? सः मनुष्यः कुत्र गच्छति? शोभनम। अष्टम वाक्यम, वह कौन? अष्टमम वाक्यम। अष्टमं वाक्यम, वह कौन पढ़ रहा है? वहाँ रुकेंगे। कौन? अष्टमम वाक्यम। अष्टमं वाक्यम। अष्टमम नहीं, अष्टमम वाक्यम। अष्टमं वाक्यम। बिल्कुल। वहाँ कौन पढ़ रहा है? तत्र तत्र कः पठति? ठीक है। नवमं वाक्यम, यहाँ क्या हो रहा है? अत्र किम भवति? आपने बिल्कुल वैसे ही बोला जैसे पहले मैंने एक दोष को ठीक करते हुए समझाया था कि अत्र किम भवति, ऐसे कुछ छात्र या छात्रा दोषपूर्ण वाक्य बोल देते हैं। तो इसको शुद्ध करें, कैसे बोलना चाहिए? अत्र किम भवति? नहीं, अन्य कोई छात्र छात्रा शुद्ध करेंगे। क्या होना, कैसे बोलना चाहिए ये? अत्र किम भवति, ये वाक्य का अनुवाद तो ठीक लग रहा है। एक मिनट, कहाँ यहाँ क्या हो रहा है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से कोई सहयोग कर सकता है शुद्ध करने के लिए? शीघ्र अतिशीघ्र अन्य छात्र छात्राएं सहयोग करें। दिनेश जी, भवान एक बारम शुद्धम उच्चारणम बोधयतु। जी जी। अत्र किं भवति? जी, सुन रहा है गुरु? सम्यक् अस्ति, वदतु। अत्र किं भवति? हुताशना वदतु। अत्र किम भवति? अत्र किं भवति? अत्र किम भवति? थोड़ा सा और उच्चारण करेंगे। अत्र किम भवति?
जो मकार के बाद अकार लगा रहे हैं ना आप, ये इसमें थोड़ा दोष है। जैसे अत्र किम भवति, ऐसा नहीं होगा। म जो है वो हलंत है, वो अनुस्वार बन जाता है। या तो इसका अनुस्वार की तरह उच्चारण करना चाहिए। वैसे भी अनुस्वार को जो है वो परस्वर्ण हो जाता है, तो इसका उच्चारण भी हम मकार की तरह ही करेंगे। आगे आगे पवर्ग का भ है ना, भ, तो अनुस्वार को भी म ही हो जाता है, वो हलंत ही होगा। तो इसका उच्चारण भी हमने वैसे ही करना है, अत्र किम भवति। जैसे आधे म का हम उच्चारण करते हैं वैसे ही। अत्र किम भवति। जैसे परंपरा हम बोलते हैं ना, परंपरा, परंपरा बोलिए एक बार। परंपरा। हाँ, तो परंपरा में जब हम बोलते हैं आधा म होता है ना, परंपरा, तो उसको हम पूरा नहीं बोलते हैं, हम परमपरा नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसको हम परमपरा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, परंपरा। मकार क्या है, हलंत है, अचहीन है। तो अचहीन मकार का उच्चारण हम ऐसे करते हैं, परंपरा। वैसे किम भवति, किम भवति। किम किम भवति। किम भवति। साधु, एक बार फिर से करेंगे, किम भवति। किम भवति। सम्यक सम्यक। बहु सम्यक अस्ति। दिनेश जी, आपने बहुत अच्छे से हुताशन को समझाया और जो दोष था उसको दूर करवा दिया। इस प्रकार से हम सबको दक्ष होना है, हर एक दोष किस प्रकार से दूर करना है, छोटी से छोटी गलती से लेकर के बड़ी गलतियों तक को ठीक करवाने और करने की हमें समझ हो, इस कार्य के लिए भी यह कक्षा चल रही है। तो अब हम कुछ और कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। हुताशन, तो आप बोलेंगे, क्या वाक्य बोला था, पूर्ण वाक्य बोलेंगे। नवमं वाक्यम। यहाँ क्या हो रहा है। अत्र किम भवति। शोभनम, अतीव शोभनम। दशमं वाक्यम। वह बालक हंसता है, सह बालकः हसति। सह सह बालक, बालकः हसति। 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 सह बालकः हसति। शोभनम। ख अत्रैव विरामः अस्तु, यहीं विराम ले लेंगे, यहीं विराम ले लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। तो 10 वाक्यों को हमने कर लिया है, समझ लिया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई संदेह हो, पूछ सकते हैं, जिज्ञासा हो अवश्य पूछें। यदि स्पष्ट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा यहीं पर कक्षा को परिपूर्ण करेंगे और आगे की कक्षा के लिए कार्य भी बता देते हैं। जो वाक्य बचे उन सभी का अनुवाद स्वयं करना है और अपनी अनुवाद की पुस्तक में लिख लेना है, अनुवाद की टिप्पणी पुस्तक में लिख लेना है, जहां भी रफ कॉपी जो भी होती है उस पर आप लिख लीजिएगा। अनुवाद के लिए स्पेशल आपने लगा लेनी है कॉपी कोई, उसमें लिखेंगे। और जो भी आज चर्चा हुई उसको भी लिखना है। कक्षा में होने वाली प्रत्येक बात को, प्रत्येक चर्चा को अपनी कॉपी में आप लिखें। हमारा उद्देश्य अनुवाद मात्र सीखना नहीं है, अनुवाद के साथ साथ अनुवाद को सिखाने का कार्य। और
लेखन का कार्य, वार्तालाप को लिखने का कार्य, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं उसको समझ करके उसको उसका लेखन, वृत्त लेखन, इस प्रकार के कार्य भी हमें आने चाहिए। इसलिए भी यह कक्षा हम कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय से संबंधित, अध्ययन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कोई भी कार्य हो वह हमें आना चाहिए और उसको हम संस्कृत के माध्यम से सीखने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य कक्षाओं में और हमारी कक्षा में यही फर्क होने वाला है कि हम संस्कृत के माध्यम से सब कुछ सीखने सिखाने के लिए अग्रसर हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस बात को आप सब ध्यान रखें और अपने अपने पास आप जो कुछ भी दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार लिखें। बिना लिखे आज के युग में कोई कार्य नहीं होता है। यद्यपि हम वैदिक परंपरा के संवाहक हैं, वैदिक परंपरा में लेखन निषिद्ध माना है, बहुत बड़ा दोष माना है, परंतु वर्तमान युग में हमें व्यवस्थित होने के लिए उस दोष को भी गुण मान करके ही चलना पड़ेगा। जब तक कि हमें एक पूर्ण वैदिक भावना का संचार नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमें लेखन के अधीन रहना होगा, अन्य विषयों के भी अधीन रहना होगा। यह कक्षा क्रमशः हर व्यक्ति को लेखनादि कलाओं से संयुक्त करते हुए उनसे मुक्त कैसे होना है, इस लक्ष्य को भी पूरा करवाने वाली है। अतः हम जो भी कार्य करें उसको पूर्ण दक्षता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण परिणाम प्राप्त करने की आशा के साथ करें। हम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अब अंत में एक बार फिर से ओंकार की ध्वनि सब मिलकर के करेंगे और शांति मंत्र या कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। और एक स्वाध्याय मंत्र भी होता है जैसे सहना भवतु इत्यादि, तो ये सभी को याद भी होते हैं, इसलिए इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करेंगे। एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः और दूसरा सहना भवतु इत्यादि। तो कर लेते हैं और इसी के साथ आज की कक्षा का हम उपसंहार करते हैं। उससे पहले यदि किसी को कोई जिज्ञासा है तो पूछ लेंगे, किसी को भी कोई डाउट हो, चर्चा हो कर लेंगे, अन्यथा उसके बाद हम अंत्य मंगलाचरण करके कक्षा का विसर्जन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषां शुभमित्। अत्रैव कक्षायाः
परिपूर्णतां कुर्मः। पुनः यदा अग्रे कक्षा भविष्यति, जब भी आगे कक्षा होगी, तदा मिलामः, कक्षां च कुर्मः। तावत् भवेत् सर्वेषां शुभं मंगलं च।